गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे आपकी जो बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में। देखो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी जिसका नाम था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत, यानी जो HSAB थ्योरी थी उस थ्योरी को अपन ने पिछली क्लासों में देख लिया था और आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन बात करेंगे आपकी यूनिट जो फिफ्थ है जिसका नाम है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन जनरली पढ़ेंगे कि जो आपके डेली रूटीन मतलब दैनिक जीवन में जो आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले तो जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री होती क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे अपन कहते हैं जैव रसायन। उसे क्या कहेंगे? जैव रसायन। अब देखिए जैव रसायन ही क्या है? आपकी बायोकेमिस्ट्री है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्वों का तथा उनसे निर्मित विभिन्न प्रकार के संकुल यौगिकों एवं उनके अंदर होने वाली विभिन्न अकार्बनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे अपन बायोकेमिस्ट्री या जैव अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वापस से देखिए परिभाषा एक बार वापस से बता रहा हूँ, वापस से सुनिए। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो देखो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है या क्या कह सकते हैं अपन क्या कह सकते हैं कि विभिन्न जैविक क्रियाओं से संबंधित रसायन विज्ञान के अध्ययन को अपन बायोकेमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा देखिए आगे बात करते हैं कि जो रसायन विज्ञान है उसी के अंदर जैसे बायोकेमिस्ट्री आपकी बायोकेमिस्ट्री है। इस बायोकेमिस्ट्री में क्या करेंगे अपन? जैसे क्या कि विभिन्न जैविक क्रियाओं के अध्ययन से विभिन्न जैविक क्रियाओं से संबंधित रसायन विज्ञान के अध्ययन को अपन बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच क्या है? बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच क्या है आपकी? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? जैव रसायन की वह शाखा जिसके अंदर अपन विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्वों तथा विभिन्न अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बने संकुल यौगिकों आदि का दैनिक जीवन में उनके जैविक क्रियाओं में जो इम्पोर्टेंस होता है, जैविक क्रियाओं में जो भूमिका होती है उनका अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है? वापस से बताएं। तो आपको परिभाषा क्लियर है? परिभाषा क्या है? क्लियर है परिभाषा? अगर आपको आवाज आ रही है बाहर से डिस्टर्ब हो रहा होगा, वापस से एक बार मैं बताता हूँ कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन कहते हैं। अब जैव रसायन की ही शाखा क्या है आपकी? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अपन क्या कह सकते हैं? पहली परिभाषा तो अपन को बायोकेमिस्ट्री की बतानी है। बायोकेमिस्ट्री की परिभाषा क्या होगी वो मैंने बता दी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन हो गया, तो जैव रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न अकार्बनिक तत्वों तथा उनसे मिलकर बने हुए विभिन्न संकुल यौगिकों आदि का दैनिक जीवन में या विभिन्न प्रकार की दैनिक जैविक क्रियाएं हैं उनके अंदर उनके महत्व का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन जनरली ये देखते हैं कि आपकी जो बॉडी
बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसके अंदर कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से तत्व अपने लिए आवश्यक है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको पता है, चाहे जंतु जगत ले लो, चाहे वनस्पति जगत ले लो, प्राणी, चाहे ह्यूमैनिटी मानव जीव जंतु है पृथ्वी पर जितने भी, उनको देख लो, चाहे पेड़ पौधों को देख लो, सबके लिए जो पोषक तत्व है वह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इनके बिना जीवन अधूरा या अनकम्प्लीट अपन मान सकते हैं। जैसे आप देख लो, जो आपके मानव बॉडी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन धातु पाई जाती है रक्त के अंदर, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि जो ब्लड की क्वांटिटी आपकी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और इसके अलावा जितने भी आपके कंपोनेंट्स है अदर ब्लड के अंदर, उनके अंदर कोई ना कोई आपकी अकार्बनिक धातु मेटल उपस्थित होती है। इसी प्रकार जैसे पेड़ पौधों में देख लो, जो पर्णहरित होता है, उस पर्णहरित में भी आपकी अकार्बनिक मेटल मैग्नीशियम पाई जाती है। तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है मैग्नीशियम धातु का, कि जो पर्णहरित है वो उसके द्वारा आपके पेड़ पौधे भोजन निर्माण की प्रक्रिया पूरी करते हैं। और क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी उसी के द्वारा पूरी होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसी के दौरान फिर क्या होगा, भोजन का निर्माण होगा। तो कई प्रकार की जो दैनिक क्रियाएं हैं पेड़ पौधों की मान लो, चाहे आपके जीव जंतुओं की मान लो, उनके अंदर सभी के अंदर जो आपके अकार्बनिक तत्व हैं, जो आपके इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। तो इन सभी का अध्ययन हम किस में करेंगे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपनी बॉडी के लिए टोटल वैसे 120 एलिमेंट है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक अकार्बनिक सबको मिला के। तो 120 तत्वों में से आपके जो 29 तत्व हैं वो हमारी जो बॉडी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए आवश्यक बताए गए हैं। जिनको अति आवश्यक, उनमें से भी 2 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है, जैसे अति आवश्यक तत्व और कम आवश्यक तत्व। जिनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है उन्हें अपन अति आवश्यक तत्व या एसेंशियल एलिमेंट बोल सकते हैं, और जिनकी बॉडी में कम आवश्यकता होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट या अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व बोल सकते हैं। तो देख लीजिए वो 29 एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे तत्व ऐसे पूछता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो आवश्यक तत्व है वह कौन कौन से हैं बताइए। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हमारे जीवन में या हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी आवश्यक तत्व, अत्यधिक आवश्यक तत्व या अधिक आवश्यक तत्व कौन से हैं, और अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं बताइए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो आपके ट्यूशंस की बात कर लेते हैं, और इसके अलावा कि कौन कौन से तत्व हैं जो हमारी दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चंस आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चंस है तो देख लीजिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमारे जीवन में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे जीवन में आवश्यक तत्व कौन कौन से है बताइए। हमारे जीवन में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं बताइए। क्लियर है? तो देखिए हमारे जीवन में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक तत्व है
उन तत्वों के बारे में ही अपन इस पूरी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से तत्व जो अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनकी हमारी बॉडी के अंदर क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही अपन ये पढ़ेंगे कि जो आवश्यक तत्व है ये पेड़ पौधों में किस प्रकार अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अहम रोल अदा करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देख लीजिए हमारे जीवन में जो आवश्यक तत्व है, मैंने बताया है कि जो टोटल 120 तक खोज हो चुकी थी, 120 मान लो, 180 मान लो, इतने तत्व खोजे गए हैं वर्तमान में। जो आपके उसमें कार्बनिक तत्व भी आ जाते हैं, कार्बनिक भी आ जाते हैं, धातु वगैरह सारे आ जाते हैं, आपके मेटल, नॉन मेटल, इनर्ट गैस वगैरह सारे। तो इन तत्वों में से जो 29 एलिमेंट्स है, वो तत्व 29 तत्व हमारी बॉडी के लिए आवश्यक तत्व बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? आवश्यक बताए गए। कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 29 एलिमेंट्स हैं। उनमें से भी 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका क्या? पहला है कि जिनकी अल्प मात्रा में हमारी बॉडी में आवश्यकता होती है या रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होती है, उनको अपन अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व बोलते हैं। इसके अलावा कुछ तत्व होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में अपनी बॉडी को आवश्यक होते हैं। इसके अलावा 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो कार्बनिक पदार्थों की कैटेगरी में रखे गए, जो टोटल मिला के अपने को 29 एलिमेंट्स है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व वो कौन कौन से हैं, देख लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? पहला है आपका अल्प, जिनको ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स क्या? अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व, यानी जिनकी हमारी बॉडी में कम आवश्यकता होती है, उनको अपन क्या कहते हैं? ट्रेस एलिमेंट या अल्प मात्रा में आवश्यक एलिमेंट्स। क्लियर है? तो देख लीजिए कौन कौन से हैं, जैसे बोरॉन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, वेनेडियम, इसके अलावा क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, और इसके अलावा आर्सेनिक, मोलिब्डेनम, और आयोडीन। क्लियर है? तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो तत्व दे रखे हैं, ये है तत्व हमारे जीवन के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी में कम होती है, बट आवश्यकता तो है ही, लेकिन अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये जरूरी नहीं है कि अल्प मात्रा में आवश्यक है तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अल्प मात्रा का मतलब होता है कि ये हमारी बॉडी में कम मात्रा में यूज होते हैं, तो अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये एलिमेंट्स आपके कितने हो गए? टोटल 15 हो गए होंगे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 तत्व है। जैसा वो देख रहे हैं आयरन, हाँ जी, बस यही है आपके, ये तत्व हो गए आपके। एक तत्व और बच गया, वो है सेलेनियम, और आपका फिर आगे आर्सेनिक के बाद में आ गया क्या? मोलिब्डेनम और आयोडीन। ठीक है, सेलेनियम। ये टोटल 15 एलिमेंट्स हैं जो आपके बॉडी में कम आवश्यक होते हैं। अब सेलेनियम को कई जगह रखा भी गया है और कई जगह नहीं भी रखा गया है। तो ये है आपके क्या? अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व। आगे देखिए, आगे आपका नेक्स्ट है कि जो अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है वह कौन कौन से हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? एसेंशियल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एसेंशियल।
मात्रा में आवश्यक तत्व, यानी ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता बॉडी में ज़्यादा होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, एसेंशियल या अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व। ये कौन कौन से हैं देख लीजिए, जिनकी बॉडी के अंदर क्या होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यानी आवश्यकता जो हमारी बॉडी के अंदर है उनकी ज़्यादा होती है, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो एंजाइमिक एक्टिविटीज़ हैं, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं हैं, उनको संपन्न होने के लिए हमारे शरीर में ज़्यादा आवश्यकता। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, उन जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, या कई प्रकार के जो आपके आवश्यक पोषक तत्व हैं उनका उपयोग किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को संपन्न होने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है उनमें से जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं उन पोषक तत्वों की अपन बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं, जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, क्लोरीन और आयरन। तो ये तत्व है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, यानी इनकी जो रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आपका एक तत्व और एक एलिमेंट और बच गया, वो देखिए वो भी क्या है, जैसे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हो गया, क्लियर है? तो ये तत्व है आपके जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन तत्वों के अलावा 5 जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन कैटेगरी में रखा है, कार्बनिक तत्व भी है। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। कार्बनिक तत्व के रूप में, कार्बनिक तत्व के रूप में आवश्यक तत्व कौन कौन से, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये आपके कौन से हैं, ये कार्बनिक तत्व हैं जो जिनकी आवश्यकता है। तो ये भी क्या है, ये भी मुख्य तत्व ही है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो टोटल देख लो 29 तत्वों के आसपास है। 29 तत्व आपके क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, जिनमें से अल्प मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है और आपके अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। तो वो कौन कौन से मैंने बता दिए। आपके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व है, जबकि ये दोनों एलिमेंट्स, दोनों कैटेगरीज दे रखी हैं, वो आपकी जो एलिमेंट्स है वो अधिक मात्रा में हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। क्लियर है ये चीज? अल्प मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व और अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है और पूछता है कि हमारे बॉडी के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, समझाइए या बताइए, तब आपको ये आंसर देना है। क्लियर है? उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इन्हीं पोषक तत्वों में से आपके सोडियम और पोटेशियम 2 पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो इनसे क्वेश्चन बना हुआ है पिछले आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि सोडियम व पोटेशियम का जैव तंत्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, समझाइए। या ऐसे भी पूछा हुआ है कि हमारे जीवन में सोडियम और पोटेशियम जो आपके तत्व है उनकी भूमिका को बताइए, यानी इनके यूजेज क्या है हमारी बॉडी में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन पूछा हुआ है देख लीजिए, क्वेश्चन आपका जैव तंत्र
पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम आयनों के महत्व को समझाइए। तो देखिए सोडियम व पोटेशियम जो आपके तत्व हैं उनका हमारे जीवन में क्या योगदान होता है। तो देखिए सबसे पहले अपन सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम तत्व की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है। तो देखिए जो सोडियम तत्व है, सोडियम एलिमेंट आपका सोडियम धातु है। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, क्लियर है। बायोलॉजिकल रोल ही तो देख रहे हैं अपन जीव तंत्र में इनका अपना इंपोर्टेंस ही तो देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो सोडियम आयन है, यह सोडियम आयन आंतरिक कोशिका द्रव्य में एक मुख्य रूप से पाए जाने वाला धन आयन होता है। मैं बात करूं चाहे आप चाहे तो अपने शरीर को ले लो, चाहे जीव जंतुओं के शरीर को ले लो, इनके अंदर जो आंतरिक कोशिका द्रव्य होता है हमारे शरीर के अंदर, चाहे जीव जंतुओं के अंदर देख लो आप, जो आंतरिक कोशिका द्रव्य होता है उस कोशिका द्रव्य में प्रमुख धनायन के रूप में आपका सोडियम पॉजिटिव आयन पाया जाता है। मैं इनके यूजेज बता रहा हूँ कि अपने बॉडी के अंदर इनका इंपोर्टेंस क्या है, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर जो प्रमुख धनायन के रूप में आपका क्या पाया जाता है, सोडियम आयन पाया जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। इसके अलावा इसका मेन रोल क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है हमारी बॉडी में, विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो स्रावित किए जाते हैं, उन एंजाइमिक एक्टिविटीज जो वो है आपके एंजाइम है, उन एंजाइमों को एक्टिव करने का काम है जो आपका क्या करता है, सोडियम धनायन करता है। क्लियर है, क्या करता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, अर्थात अनेक प्रकार की जो एंजाइमिक क्रियाएं हैं उनको कंप्लीट करने में जो आपका सोडियम धनायन है या सोडियम आयन है, सोडियम तत्व है, उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहली बात क्लियर। दूसरी चीज देखिए, दूसरा इंपोर्टेंस क्या है इसका, जो आपके कोशिका द्रव्य में जो कोशिका का आकार है उसको बनाए रखने में भी आपके सोडियम आयंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर है ये चीज। आगे देखिए तो अपन क्या कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशिका जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा आपके और देखिए जो आपके सोडियम और पोटेशियम आयंस है, सोडियम में पोटेशियम आयंस है, यह दोनों मिलकर कौन कौन, सोडियम Na पॉजिटिव और आपका K पॉजिटिव पोटेशियम आयन धन आयन, यह दोनों मिलकर सोडियम पोटेशियम पंप का निर्माण करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप का निर्माण करते हैं। और ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो आपकी कोशिका होती है उनके अंदर जो आंतरिक कोशिका द्रव्य होता है और बाह्य कोशिका द्रव्य होता है, तो आंतरिक कोशिका द्रव्य में तो आपके आंतरिक कोशिका द्रव्य में जो आयंस उपस्थित है और बाह्य कोशिका द्रव्य में जो आयंस उपस्थित है, इन आयनों का आदान प्रदान है जो सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा किया जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है जो आयनों के एक्सचेंज में या आयनों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक चीज और है कि जो तंत्रिका आवेग है, नर्व इंपल्स है, जो तंत्रिका आवेग है उसका सहमन भी सोडियम और पोटेशियम आयनों द्वारा ही किया जाता है।
यानी जो आपका तंत्रिका नर्व सिस्टम आपका जो काम करता है, तंत्रिका नर्व सिस्टम का क्या काम है? नर्व सिस्टम का काम यही है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होता है, तो एक आपके शरीर के अंदर क्या होता है, एक आवेग का संचरण होता है जिसे तंत्रिका आवेग बोलते हैं। आवेग, तंत्रिका आवेग से मतलब है जो आपको किसी भी चीज का स्पर्श हो, चाहे किसी भी चीज को महसूस करने की जो कैपेसिटी है वो तंत्रिका आवेग के माध्यम से ही संपन्न होती है। तो जो तंत्रिका आवेग आप जूलॉजी में खूब अच्छे से पढ़ते हो, तो वहाँ पर भी आप अच्छे से देख लोगे। और तो मेरा तो कहने का मतलब यह है कि जो तंत्रिका आवेग है उसका संवहन भी किसके द्वारा किया जाता है? सोडियम व पोटेशियम आयनों द्वारा किया जाता है। क्लियर है? और देखिए कि जो आंतरिक कोशिका द्रव्य है, उस आंतरिक कोशिका द्रव्य में तो आपका पोटेशियम आयन पाया जाता है, और बाह्य कोशिका द्रव्य है, उस बाह्य कोशिका द्रव्य में आपका सोडियम आयन पाया जाता है। और एक चीज और, इन सोडियम पोटेशियम आयन्स का जो रोल्स है, जो आपकी कोशिकाएं होती है, जो कोशिका है उसके अंदर जो दाब का कार्य है, यानी दाब उत्पन्न करने का कार्य है, वह भी सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा किया जाता है। और एक चीज और देखो कि जो आंतरिक कोशिका द्रव्य है, आंतरिक कोशिका द्रव्य से जो आपके आयन्स बाह्य कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित होंगे, और बाह्य कोशिका द्रव्य से आंतरिक कोशिका द्रव्य में जो आपके एलिमेंट्स हैं वह क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। तो विभिन्न तत्वों के स्थानांतरण के फलस्वरूप एक विद्युत विभव उत्पन्न होता है। विद्युत विभव उत्पन्न होगा तो उस विद्युत विभव के कारण ही आपका क्या उत्पन्न होता है? तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। और तंत्रिका आवेग से ही आप किसी चीज को या आपके बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं उनको महसूस करने की आप क्या रखते हो, मतलब आप तंत्रिका आवेग से विभिन्न जो आपके, जैसे आपको किसी ने चाटा मार दिया हो, या आपने किसी को मतलब जैसे अभी मैं इस मार्कर को पकड़ रहा हूँ, तो ये मार्कर को पकड़ने के ऊपर जो मेरे को पता चल रहा है कि मार्कर मैंने पकड़ रखा है, तो ये जो सिम्टम्स आते हैं ये आपके तंत्रिका आवेग के माध्यम से जाते हैं। जैसे आपके पैर में कांटा चुभ गया हो, तो कांटा चुभने पर आपको पता चलता है कि नीचे कांटा चुभ गया है। तो इन चीजों का पता है ना, वो तंत्रिका आवेग से ही चलता है। वो तंत्रिका आवेग कैसे उत्पन्न होता है? वो उत्पन्न होता है जैसे मान लो कि मैंने अभी बताया कि आंतरिक कोशिका द्रव्य से जो तत्व हैं बाह्य कोशिका द्रव्य में जाते हैं, बाह्य कोशिका से आंतरिक कोशिका द्रव्य में आयनों का एक्सचेंज होता रहता है। तो उनके अंदर महत्वपूर्ण रोल आपका होता है किसका? सोडियम पोटेशियम पंप का। तो सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा ही आपका जो आयनों के एक्सचेंज होने पर आपका विद्युत विभव जनरेट होता है, और विद्युत विभव उत्पन्न होने के दौरान ही आपका जो तंत्रिका आवेग है वह उत्पन्न होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि विभिन्न जो आपकी बॉडी के दैनिक जीवन में जो विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती है उनके अंदर सोडियम पोटेशियम आयनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो आपको जनरल जो चीज़ें हैं सोडियम पोटेशियम आयन्स की वह समझ में आ गई होगी कि क्या अपने जीवन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो देखिए जो आपकी विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण, आपकी ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण या प्रोटीन से एटीपी का निर्माण, तो विभिन्न प्रकार की जो एंजाइमिक क्रियाएं हैं या विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं उनको संपन्न कराने के लिए आपके पोटेशियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा अपन बता सकते हैं कि जो त्वचा के एंजाइम्स हैं, तो त्वचा के एंजाइम का जो सीक्रेशन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के त्वचा के एंजाइम का जो श्रावण होता है वह भी सोडियम आयन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो आपकी एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन की बॉडी के अंदर जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता का डेवलप होता है, उसके अंदर भी सोडियम पोटेशियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो आपके सोडियम आयन्स हैं वह सोडियम आयन एटीपी के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो एटीपी से अपन को अपने शरीर को क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारी बॉडी को एनर्जी एटीपी के रूप में ही मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी से अपने को एनर्जी मिलती है। मस्तिष्क की लगभग 70% जो एनर्जी है वो हमारे मस्तिष्क को, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे मस्तिष्क को जो 70% एनर्जी जो ऊर्जा मिलती है वह एटीपी के रूप में ही मिलती है। तो एटीपी के निर्माण में भी आपके सोडियम आयंस का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम आयंस है वह हमारे जीवन के लिए या हमारे जैव तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें जो आपकी नीलहरित शैवाल है उसके अंदर ज़रूर सोडियम नहीं पाया जाता, लेकिन उसको छोड़कर बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं, चाहे आपके कार्बनिक ले लो, सॉरी कहने का मतलब है वनस्पति शास्त्र ले लो, चाहे जीव जंतु ले लो, सब में के अंदर जो आपके पोटेशियम और सोडियम से उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। सोडियम पोटेशियम चाहे जंतुओं के अंदर भी ले लो, उनके अंदर भी जो सोडियम और पोटेशियम आयंस का है यही रोल होता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा सोडियम और पोटेशियम आयंस का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन, यानी जैव तंत्र में मैग्नीशियम व कैल्शियम जो आयन है आपके, उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये जो आपकी यूनिट है ये थ्योरेटिकल यूनिट है, इसके अंदर आपके जो एसेंशियल भाई यूनिट का नाम भी है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलिमेंट्स है जो उनका जैव तंत्र में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है, या उनका क्या रोल है, उनकी क्या केमिस्ट्री है, यानी उनके बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्टिविटीज है, उनके बारे में अपन सारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन आपका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम आयंस, यानी कैल्शियम का और मैग्नीशियम का आपको इंपॉर्टेंस बताना है। क्लियर? यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, क्लियर है? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन, यानी जैव तंत्र में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की क्या भूमिका है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो अपने को बताना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम। तो देखिए जो मैग्नीशियम आयन है, जो आपका मैग्नीशियम आयन है, तो देखो मैग्नीशियम आयन है वह आयन आपका जो दूसरा धन आयन है, भाई सोडियम आयन था वह भी कोशिका द्रव्य में पाया जाता था, और आपका मैग्नीशियम आयन है Mg+2 आयन है, यह भी कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि आंतरिक कोशिका द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा धन आयन आपका Mg+2 आयन है, Mg+2 आयन है, जो सर्वाधिक कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है,
और इसका 50% पार्ट तो आपका कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और बाकी का जो 50% पार्ट है और जो 50% पार्ट है, कहने का मतलब ये है जो 50% पार्ट है, ये 50% पार्ट तो आपका कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में पाया जाता है, जबकि शेष 50% पार्ट है Mg+2 आयनों का, मैग्नीशियम आयनों का जो 50% पार्ट है वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, और 50% पार्ट आपका किसमें पाया जाएगा, फॉस्फेट और कैल्शियम और फॉस्फेट के रूप में किसके अंदर पाया जाएगा, हमारे हड्डियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस की। तो देखिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो मैग्नीशियम+2 आयन है वो आपके शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाएं होती है उनमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इसके अलावा जो विभिन्न प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण में प्रत्येक स्टेप में आपके मैग्नीशियम+2 आयनों का उपयोग होता है। क्लियर है, आई बात समझ में। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो एंजाइमिक एक्टिविटीज है उनको एक्टिव करने में या एंजाइमिक क्रियाएं संपन्न करवाने में भी आपके मैग्नीशियम+2 Mg+2 आयनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए और अगर इंपोर्टेंस की बात करें अपन, तो जो मैग्नीशियम+2 आयन्स हैं वह जो आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में भी Mg+2 आयनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो आपकी जो मस्तिष्क के अंदर जो सेल्स होती है, नर्व इम्पल्स के अंदर कई सेल्स का भी योगदान होता है। तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है, तो ऊर्जा के स्थानांतरण में Mg+2 आयन, मैग्नीशियम+2 आयन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि अपन बात करें तो देखिए और क्या हो सकता है इसका इंपोर्टेंस इसके अलावा एक और है कि जो विभिन्न प्रकार के आपके जो जैसे सोडियम आयन्स भी नर्व इम्पल्स में काम आ रहा था, मेन योगदान होता है वहाँ पे सोडियम आयन्स का, तो लेकिन जो मैग्नीशियम+2 आयन्स है ये इनकी उपस्थिति भी थोड़ी मात्रा में इनकी उपस्थिति भी मतलब क्या कह सकते हैं अपन, इनकी उपस्थिति भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट करवाने के लिए आवश्यक होती है। आई बात समझ में, क्लियर है। इसके अलावा और बताएं तो जो सोडियम मैग्नीशियम+2 आयन्स है ये कैल्शियम आयनों के साथ मिलकर आपकी जो विभिन्न प्रकार की जो मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों के संकुचन और फैलाव के लिए भी ये अपने क्या होती है, आवश्यक होती है। क्या मैग्नीशियम आयन्स की भूमिका होती है, यानी जो आपकी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के संकुचन और फैलाव के लिए जो कैल्शियम+2 आयन और मैग्नीशियम+2 आयन दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम+2 आयन कैल्शियम+2 आयनों के साथ मिल करके आपकी जो मांसपेशियां है उनके संकुचन में वह फैलाव के लिए जो क्रियाएं होती है उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये था आपका मैग्नीशियम+2 आयनों का इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कैल्शियम+2 आयनों का देने हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल है। तो मैग्नीशियम का समझ में आ गया होगा, अब कैल्शियम की बात करते हैं। हाँ, एक चीज तो अपन ने बताई नहीं इम्पोर्टेंस में कि जो मैग्नीशियम+2 आयन्स है वो जंतुओं के साथ साथ तो पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। एक बार देख लीजिए। हाँ जी, हाँ देखिए, जो जंतुओं के अंदर जो महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके Mg+2 आयनों का, मैग्नीशियम आयनों का। इसके साथ ही जो आपके पेड़ पौधे हैं इनके अंदर भी जो वनस्पति जगत है उनके अंदर भी मैग्नीशियम+2 आयनों की जो Mg आयन्स है, मैग्नीशियम धातु है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अपन बात बता सकते हैं कि जो आपका वनस्पति शास्त्र के अंदर जो भी आपके भोजन निर्माण की क्रिया होती है वो मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति में ही होती है। इसका रीजन यह है कि जो पेड़ पौधे आपके वनस्पति के जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है, और उसी के कारण अपने को इनकी पत्तियों का रंग भी कैसा दिखाई देता है, हरा कलर दिखाई देता है। तो जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं उनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है, और पर्णहरित का जो मुख्य घटक है वह आपका मैग्नीशियम आयन है, जिसके अंदर मैग्नीशियम Mg पाया जाता है।
वह क्या करता है, पर्णहरित ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होता है। और पेड़ पौधों में भोजन के निर्माण के फलस्वरूप आपकी एटीपी, एडीपी, जो कई साइकिल से क्रेब्स साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल का केल्विन चक्र वगैरह जितने भी साइकिल है वो आपके क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। तो कहने का मतलब है भोजन के निर्माण की प्रक्रिया कुल मिला के जो मैग्नीशियम +2 आयंस है, जो मैग्नीशियम आयंस है, उनकी उपस्थिति में संपन्न होती है। तो जंतु जगत के साथ साथ वनस्पति जगत में भी आपकी जो धातु है, मैग्नीशियम धातु है, उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है उसका मुख्य अवयव क्या है, आपका मैग्नीशियम आयन है। यानी मैग्नीशियम आयन से मिलकर ही आपके क्लोरोफिल की संरचना बनती है। और क्लोरोफिल का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, सारी क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण पर ही डिपेंड है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया मुख्य रूप से मैग्नीशियम आयन पर डिपेंड है या पर्णहरित पर डिपेंड है। पर्णहरित की जो संरचना होती है वो किस पे डिपेंड है, उसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट पाया जाता है वो आपका मैग्नीशियम आयन ही पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आयन का बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस आपको पता चल गया होगा। आगे अपन बात करते हैं कैल्शियम +2 आयन की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, हमारे जीवन में क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम आयन की बात करें, इंपोर्टेंस ऑफ कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम आयन की बात करें तो कैल्शियम आयन मुख्य रूप से हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये तो पता है हमारी बॉडी में पाया जाता है कैल्शियम। तो इसका सबसे ज्यादा जो रोल है कैल्शियम का वो होता है हड्डियों का निर्माण, यानी कैल्शियम आयन अपने जो शरीर का ढांचा है उसके निर्माण करने में मुख्य भूमिका होती है। कैल्शियम फॉस्फेट एक मिनट, हाँ जी, हाँ, तो देखिए जो कैल्शियम आयंस है वो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे शरीर का ढांचा है, जो हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियाँ मिलकर बनी हुई है वह सभी हड्डियाँ कैल्शियम फॉस्फेट आयनों से मिलकर बनी होती है। तो उनमें कैल्शियम आयंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे शरीर का ढांचा बनाने में कैल्शियम आयंस का यूज किया जाता है या कैल्शियम आयन उपयोगी होता है। इसके अलावा जो समुद्री जीव जंतु है, समुद्री जीव जंतु जैसे सीप, घोंगा और अनेक प्रकार के जो जंतु है जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उनका जो आवरण बना हुआ होता है, यानी उनके जो शरीर का उनका ढांचा बना हुआ होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो उनके अंदर उनके शरीर का आवरण बनाने में भी आपके कैल्शियम आयनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अपन बात करें तो जैसे जो कैल्शियम +2 आयन है जो आपके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स का जो संतुलन या बैलेंसिंग की जाती है, उन एलिमेंट्स का जो संतुलन किया जाएगा वो भी आपके कैल्शियम +2 आयनों के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि जो आपके टीथ है, आपके दांत है, उन दांतों का जो एनिमेन बोल सकते हैं या क्यूटिकल जो आवरण बना हुआ होता है अपने टीथ का, ठीक है, वो भी आपके कैल्शियम आयनों का ही आयनों से मिलकर ही बना हुआ होता है। और इसके अलावा इनकी जो मैंने बताया था आपको कि जो ये कैल्शियम +2 आयंस है मैग्नीशियम +2 आयंस के साथ मिलते हैं, तो दोनों आयंस मिलकर आपके शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों के संकुचन और फैलाव के लिए आवश्यक होते हैं। तो कुल मिला के हमारी बॉडी के लिए जो कैल्शियम +2 आयंस है उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा इनका रोल भी विभिन्न प्रकार की जो उपापचय क्रियाएं हैं उनके अंदर इनका यूजेज होता है। प्रोटीन संश्लेषण में भी आंशिक तौर पर ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? कैल्शियम +2 आयंस। इस प्रकार ये अपने जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो विभिन्न प्रकार के आपके हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के अलावा जो ग्रंथियों से सीक्रेट किए जाने वाले अनेक प्रकार के हार्मोन्स वगैरह हैं, उनके अंदर भी जो कैल्शियम +2 आयंस है वह आपका महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और बात करते हैं, देखिए और बात करें इम्पोर्टेंस की, तो जैसे आपके पौधों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है,
वो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में भी आपके जो कैल्शियम प्लस 2 आयंस हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अपन बात करें जैसे अपने इसके अलावा जो आपके सेल्स वगैरह कट जाती है, जैसे अपने कोई शरीर का पार्ट कट जाता है, मूली में चोट आ जाती है और हमारे खून बहने लगता है, तो ऊतकों के विनाश, ऊतकों का हास हो जाता है, चोट लगती है तो अपने ऊतक या टिश्यू से वो कट जाते हैं, सेल्स टूट जाती है, सेल्स कट जाती है, चोट आ जाती है, तो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो रक्त स्राव होता है। तो रक्त स्राव के दौरान जो आपका रक्त का थक्का बनता है, उस रक्त के थक्का बनाने में जो योगदान होता है वो कैल्शियम प्लस 2 आयनों का होता है। यदि कैल्शियम प्लस 2 हमारी बॉडी में नहीं होते या मान लो इनका यूजेज नहीं होता, कैल्शियम प्लस 2 आयन नहीं होते, तो उसके अपने जो खून बह रहा है आपका, उस खून को रोकने की क्षमता नहीं, मतलब अपन रोक नहीं पाते, क्योंकि रक्त का थक्का जो बनता है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो कैल्शियम प्लस 2 आयन का ही होता है। यानी रक्त का थक्का बनाने में इनका रक्त का थक्का बनाने का कार्य कैल्शियम प्लस 2 आयन द्वारा ही किया जाता है। और रक्त का थक्का बन जाता है तभी तो अपना ब्लड फ्लो रुक जाता है, यानी जो आपका ब्लड बहता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? कैल्शियम प्लस 2 आयनों के द्वारा किया जाता है। तो अपन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कैल्शियम प्लस 2 आयन्स अपना बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा एक और यूजेज है इनका, एक और वैसे यूजेज तो बहुत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ज़्यादा आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है। एक और यूजेज है जो आपकी एडीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एटीपी बनता है, यानी एटीपी में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है, यानी ऊर्जा मुक्त होती है। तो उस ऊर्जा का जो सभी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं, मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में विभिन्न प्रकार की सारी क्रियाएं संपन्न होती है, विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म क्रियाएं संपन्न होती है। तो उन क्रियाओं के संपन्न होने पर एनर्जी की आवश्यकता तो होती है, यानी एनर्जी तो चाहिए है भाई अपनी बॉडी में कोई भी क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया को करने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए। और एनर्जी अपने को कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से कैसे प्राप्त होती है? आपके एटीपी बनते हैं, एटीपी से अपने को एनर्जी मिलती है। तो देखिए जो एडीपी से एटीपी बनेगा, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तो ऊर्जा रिलीज होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। तो उस ऊर्जा को विभिन्न जगह पर पहुंचाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? कैल्शियम प्लस 2 आयनों के द्वारा किया जाता है। तो हमारे जीवन में आपके मैग्नीशियम आयंस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और कैल्शियम प्लस 2 आयनों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैल्शियम प्लस 2 आयन और मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस का क्या होता है। आपसे एग्जाम में खूब बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मैग्नीशियम प्लस 2 आयनों का हमारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान है, बताइए। कैल्शियम आयंस का भी पूछा गया है। इसके अलावा मैंने आपके अभी पहले अपन ने सोडियम पोटेशियम आयंस की बात की थी, उनका यूजेज भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उनकी भी अपन 1 बाय 1 बात करते रहेंगे। तो अभी आपके 2 या 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। पहला कि हमारे जीवन में जो आवश्यक तत्व है वह कौन कौन से हैं, उनको बताइए। तो अपन ने आपके जो टोटल 29 एलिमेंट थे वो आवश्यक हमारे जीवन के लिए आवश्यक थे, उनमें से अति आवश्यक तत्व व कम आवश्यक तत्व कौन कौन से थे उनके बारे में अपन ने देखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है कि हमारे जीवन में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन में अपन ने बात की कि जो सोडियम और पोटेशियम आयंस है उनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उनका हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात की। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। 2 क्वेश्चन सोडियम पोटेशियम के इंपॉर्टेंस के बाद में अपन ने तीसरा क्वेश्चन देखा है कि जो मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस है और कैल्शियम प्लस 2 आयंस है उनका हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनके बारे में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरली 3 क्वेश्चन आप अपनी इस क्लास में 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तीनों मैंने वापस से रिपीट कर दिए हैं, आ गया होगा समझ में। तो आपको जनरली किसी जो आपकी 50 यूनिट है उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो कार्बनिक तत्व है जो हमारी बॉडी में काम आते हैं उन्हीं के इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन बनता है। चाहे सोडियम पोटेशियम का पूछ लो, चाहे मैग्नीशियम कैल्शियम का पूछ लो, चाहे इसके अलावा आयरन वगैरह का पूछ लो, कोई भी किसी का भी पूछ सकता है। तो अभी इस क्लास में अपन 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक?